हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। हम आज कंटिन्यू करेंगे आगे हाइड्रोकार्बन। अभी हम लास्ट कुछ क्लासेस से हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एल्केन्स पढ़ लिया है, एल्कीन्स पढ़ लिया है। एल्केन्स की हमने पहले प्रिपरेशन पढ़ी थी, बनाने की विधि, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसके अलावा हमने वहाँ पे यूजेस भी देखे। इसके अलावा मैं आपसे चर्चा करूँ, हमने पढ़ा एल्कीन, एल्कीन की भी सेम हमने पहले प्रिपरेशन पढ़ी, याद कीजिए उसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बोला था याद कीजिएगा, जैसे लिंडार कैटलिस्ट हो गया, लास्ट क्लास में बेयर रिएजेंट पढ़ाया था, ये मस्ट मस्ट टू बी लर्न है, तो इनको तो याद कर लीजिएगा 100%। ठीक है? और हमने जो लास्ट क्लास पढ़ा था उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, जैसे ऑक्सीडेशन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमने ओज़ोनोलाइसिस किया था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कल क्लास में जाते-जाते मैंने आपको कहा था, बताइए अगर मैं बेंजीन का ओज़ोनोलाइसिस करूँ तो? ठीक है ना? बेंजीन का यदि मैं ओज़ोनोलाइसिस करूँ तो? तो चलिए ओज़ोनोलाइसिस करते हैं, याद है ओज़ोनोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे एक हट बन जाती है। फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ, जैसे ओज़ोनोलाइसिस हमने पढ़ा, तो याद कीजिए मान लीजिए कोई एल्कीन है, इसका मैं ओज़ोनोलाइसिस कराता हूँ, तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड पे जो ओज़ोन है, ये एक हट बना लेता है। याद है ओज़ोन, ओज़ोन कैसे बनता है? सर ओज़ोन होता है कि जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होता है एक नेसेंट ऑक्सीजन जिसको हम ऑक्सीजन का रेडिकल भी कहते हैं, तो सर ये O3 बनता है। तो O3 के पास एक नेसेंट ऑक्सीजन होगा, तो समझिए डबल बॉन्ड से जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो कुछ ऐसे जुड़ेगा, फिर आपको पता है यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से एक ऑक्सीजन नीचे, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे करके आपस में जुड़ रहे होंगे। जिनके बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, समझिए ये है आपका इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ठीक है? तो यहाँ पे भी C है और इसपे 2 H हैं, इसपे भी सर C है, इसपे भी H है। याद है जो मैंने आपको बताई थी एक पेंटागन वाली आपका ओज़ोन वाला हट बन जाता है ना? तो पेंटा ओज़ोन जो है रिंग बन जाती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। तो बस यहाँ भी हमें सेम ही चीज़ अप्लाई करनी है कि देखो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है ना? सेम इसी तरीके से बताया कि भाई एक अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पे क्या बन जाएगी? एक 5 मेंबर की ऐसे हट बन जाएगी। तो बस वही चीज़, उतना ही चीज़ों को यहाँ पे बस अप्लाई करना है, ठीक है? जहाँ भी डबल बॉन्ड है, ऐसे एक पेंटागन वाली हमें हट बना देनी है। क्लियर? तो चलिए बनाइए, तो मैं बनाता हूँ सर, मैं इस कार्बन को देखता हूँ। इस कार्बन को, है ना? फर्स्ट कार्बन है, ये वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ और ये सेकंड कार्बन की बात कर रहा हूँ, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, तो सर मैं यहाँ पे एक हट बना दूँगा। हट में एक ऑक्सीजन ऊपर होगा और 2 ऑक्सीजन नीचे। ठीक है? ये होमवर्क में भी दिया था लास्ट क्लास। फिर इसके बाद देखो ये, फिर यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है, तो इसमें सर यहाँ एक हट बन जाएगी, ये ऑक्सीजन बन जाएगा और फिर ये कार्बन है, तो नीचे यहाँ एक ऑक्सीजन होगा सर, यहाँ ये एक और ऑक्सीजन होगा, ये ऐसे होगा। फिर देखो यहाँ तक जोड़ दिया मैंने, फिर इसके आगे एक सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिंगल बॉन्ड बना देता हूँ, ये बना दिया, ठीक है? और सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है, फिर एक और डबल बॉन्ड है सर, तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे क्या करना है? ऑक्सीजन वाली हट बनानी है, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया इधर वाला कार्बन, ठीक है? देखो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ और ये वाला कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा और बाकी सर आप यहाँ पे हट तो बना ही नहीं रहे। यस, बना लेते हैं। तो ये आपने एक 5 मेंबर का हट और बना लिया। ठीक? इसके बाद आपको याद है हम जिंक लेते हैं और वाटर, मतलब कोई भी ऐसा रिएजेंट लेंगे जो उस नेसेंट ऑक्सीजन को सोख ले, है ना? तो हमने देखा था सर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये जिंक या H2O के साथ चला जाता है ना? अगर जिंक और इसमें जल नहीं डालेंगे, तो हमने देखा था ये इसका अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर देता है। तो हम इसका ओज़ोनोलाइसिस कराएँ, इसको देखो ब्रेक करो, तो आप आधा इधर ब्रेक कर देंगे और इसको सर आधा इधर ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली इसको ब्रेक कर देंगे ऐसे, ठीक है? ऐसे ही, बिल्कुल हमने ब्रेक पढ़ा था किस तरीके से ब्रेक होता है, तो वही ब्रेक हमें वैसे ही ब्रेक हमें करना है। अब बस ध्यान से ज़रा बात को सुनिएगा। अब ये ब्रेक करा, देखो इस वाले को समझना है, ये आधा इधर ब्रेक हो रहा है, मैं एक पेन ना चेंज कर लेता हूँ, तो उसे अच्छे से समझाता हूँ। देखो, क्या कर रहा हूँ, आधा सर इधर ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे ही इसको आधा इधर ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे तो ब्रेक कर रहा हूँ। मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, ये देखो आपस में जुड़ रहे हैं। भाई ब्रेक ऐसा हो रहा है ना, आधा इधर से ब्रेक हो रहा है, आधा इधर से ब्रेक हो रहा है। मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों मिलेंगे और साथ में उनमें सर एक-एक ऑक्सीजन भी मिलेगा। देखो ये कार्बन भी मिल रहा है और ये कार्बन मिल रहा है। देखना, अब इसको देखना, इसको ब्रेक कर रहा हूँ आधा इधर और आपको पता है आधा इधर, तो दैट मीन्स एक कार्बन यहाँ भी मिल रहा है, एक कार्बन यहाँ भी मिल रहा है और दोनों कार्बन पे एक-एक ऑक्सीजन मिल रहे हैं। सिमिलरली देखो, एक और ब्रेक कर रहा हूँ, ये वाला ब्रेक और ये वाला ब्रेक। अंडरस्टूड है ना? बहुत सिंपल है। हाँ जी सर, बहुत सिंपल है। तो सर आधा ये ब्रेक करो, आधा ये ब्रेक करो, जिसमें एक कार्बन इस पे एक ऑक्सीजन मिल रहा है, एक कार्बन सर इस पे भी एक ऑक्सीजन मिल रहा है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है?
चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बस ये समझाने के लिए था कि हाँ भाई कैसे ब्रेक होगा, ठीक है? चलिए, अब बाकी मैं दोबारा से पेन चेंज करके आपको फिर से समझा देता हूँ। तो ये आपने करा ओज़ोनोलाइसिस, बहुत सरल है। हाँ जी सर, बहुत सरल है। अब बस कार्बन 1 और 2, 2-2 कार्बन वाले, 1 कार्बन 2 कार्बन है। इस कार्बन पे ऑक्सीजन, देखो इस कार्बन पे ऑक्सीजन, हर कार्बन पे ऐसे दिखेगा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होता है? नहीं सर, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से होगा। फिर देख लो सर, ये बेंजीन है, तो बेंजीन की हर पोज़ीशन पे एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि सर बेंजीन का फ़ॉर्मूला C6H होता है ना? तो C6H6 है, सर ये बेंजीन है। तो हमें पता है अगर यहाँ पे कार्बन है तो सर इस पे एक हाइड्रोजन होगा, ये भी कार्बन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, सिमिलरली यहाँ भी होगा। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपके लिए सारे हाइड्रोजन्स को बना देता हूँ, नहीं तो फिर हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। क्लियर? अब आपको पता ही है हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो देख लो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। ऐसे ही देखो, एक कार्बन और इसके बगल वाला कार्बन दोनों पे ही एक-एक ऑक्सीजन है, तो इधर भी एक ऑक्सीजन लगाता हूँ। क्या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है? सर नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये हो गया। इस तरीके से कितने मिल रहे हैं? देखो एक कार्बन-कार्बन वाला ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। 3 ऐसे मिल रहे हैं कंपाउंड, क्लियर है? और प्लस साथ में आप लिख सकते हो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ZNO, है ना? या फिर 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, एक ही बात है। ठीक, बहुत सरल सी बात है सर, बहुत सिंपल सी बात है। हमने बहुत प्यार से बेंजीन का ओज़ोनालाइसिस भी कर लिया। अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा सर? 2 कार्बन के लिए सर इथ लगता है, हाँ जी बिल्कुल लगता है। इसके पहले और दूसरे दोनों ही कार्बन पे क्या है? 2 एल्डिहाइड है, तो डाइअल, तो इथ एन, एन भी लगा देना है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जुड़े। तो इथ एन 1,2 डाइअल, तो क्या मिल गया? इथ एन 1,2 डाइअल। डायरेक्ट बेंजीन का ओज़ोनालाइसिस भी आपसे पूछ सकता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट याद कर लोगे, अच्छी बात है। नहीं भी याद आता एग्जाम में, बना के जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कराए थे और इसमें भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन। हम पढ़ रहे हैं एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी। ओजोनोलाइसिस भी हमने अभी एल्कीन में ही पढ़ा, तो एल्कीन्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। अब तक मैं 6 पढ़ा चुका हूँ, ओजोनोलाइसिस तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, इट इज पॉलीमराइजेशन। क्या होता है पॉलीमराइजेशन, जिसको हम बहुलीकरण कहते हैं? पॉलीमर क्या होता है? तो हमने पढ़ा है हमारे पास एक मोनोमर यूनिट होती है। मोनोमर मतलब जिसकी एक यूनिट होगी। देखो ये किसकी यूनिट है? 2 कार्बन है, तो सर ये इथ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो सर ये ईन है। किसकी यूनिट ली है? सर ये इथीन ली है। अगर मान लो इथीन को आप n टाइम्स ले लो, कितने टाइम्स ले लो? n टाइम्स ले लो, क्लियर? तो n टाइम्स लेने के बाद, ठीक है, इथीन से आप बनाते हैं पॉलीइथीन। पॉलीइथीन का मतलब क्या है, समझ रहे हो? पॉलीथीन वही जो घर में यूज करते हैं, प्लास्टिक वाली, जिसे हम पन्नी कह देते हैं बेसिकली, है ना? पहले वो जनरली पॉलीथीन की ही बनाई जाती थी। तो हमने क्या करा, ये इथीन की n टाइम्स, लगातार n टाइम्स इसकी हमने क्या करा, ऐड कर दिया, है ना? तो इसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमर जो, देखो फिर से मैं बात यही बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इसी क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास होती है। बट जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता है ये क्लास आई थिंक 38 प्लस हो गई होगी, ठीक है? ऑलरेडी 38 क्लास दे चुका हूँ। और ये जो बैच चल रहा है यूट्यूब पे, जो आपको बिल्कुल कंप्लीटली फ्री कराया जाएगा, जिसमें आपको ए टू जेड मैंने आपको बोला है, चाहे वो आपका जीएस का पोर्शन है ना? चाहे वो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये आपको पूरा कंप्लीटली यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा मैंने बोला था ये बैच जो है, जो जीएस वाला पोर्शन है वो तो कॉमन है, चाहे आप एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का देते हो, लैब असिस्टेंट का एग्जाम देते हो, कोई सा भी, सब में कॉमन है, ठीक है? इसके अलावा ये जो केमिस्ट्री है, ये सभी में हेल्प करेगा। मैं बताता हुआ चलूँगा कौन सी चीज़ कहाँ जो है, कहाँ तक पढ़नी है। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है, अगर मैं ओवरऑल देखूँ, पहली बात तो सिलेबस देखो अलग-अलग है। बट जो लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। बेसिकली क्योंकि बीएससी लैब असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी इसमें 11 ही पद हैं। देखो एक थोड़ी-सी है ना असंभावनाओं वाली बात है कि 13 सेंटर्स हैं, 11 ही पद हैं। एक सेंटर से एक बच्चा भी निकलना मुश्किल है ना? कॉम्पिटिशन देखो किस लेवल पे, ठीक? और फॉर्म भी अच्छे खासे भरे गए हैं, ठीक? तो और 11 ही पद, तो कॉम्पिटिशन है, ठीक है? बट हाँ, मैं ये कहूँगा रेगुलर बने रहिए, हर वीडियो को देखिए, क्लास नंबर 1 से जो देख रहा होगा, उसे किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? चलिए खैर, तो फिर मैं आपको मेन बात जो बोल रहा हूँ, जो पॉलीमर चैप्टर है, ये स्पेसिफिकली आपका ये लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस में ऑलरेडी है, तो मैं वहाँ भी इस चीज़ को पढ़ाऊँगा, ध्यान से बस अभी पर सुनिएगा। तो एथीन है, एथीन को एन टाइम आपने जोड़ा, तो ये बन गया पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, जिसे हम बहु कह रहे हैं ना, बहु मतलब बहुत सारे, तो पॉलीइथीन बन गया, है ना सरल? बहुत सरल है सर, क्लियर? अब जब इथीन को आप पॉलीथीन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है? तो कई बार एक कैटलिस्ट भी लेते हो जिसका नाम है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, कई बार ये भी आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, क्योंकि ये बीएससी लेवल पे है, ध्यान रखना। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट ये पूछ सकता है। बाकी एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र
या फिर हायर एजुकेशन वालों पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ, याद रख सकते हैं क्वेश्चन की डिफिकल्टी किसी भी लेवल की हो सकती है, उसको आप बाद में डिस्क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है TiCl4 प्लस Al2C2H5 का होल 6, ठीक है? ये आपका जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है, TiCl4 प्लस Al2C2H5 का होल 6, इट इज कॉल्ड जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये पॉलीमराइजेशन के करण के काम आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ऐसे ही यदि आप विनाइल क्लोराइड लेते हैं, सर विनाइल कौन सा ग्रुप होता है? बहुत बार बता चुका हूँ, जहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप होता है, इसको हम विनाइल कहते हैं। मतलब इथीन का एक H हटा दो, उसकी जगह कोई भी ग्रुप लगा दो, तो एक H हटाने के बाद वो जो है विनाइल ग्रुप होता है। इसका कॉमन नाम होता है सर विनाइल, है ना? और उसमें लगा हुआ है क्लोरीन, तो सर इसका नाम बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। क्लियर? अब इसका आप पॉलीमराइजेशन कराइए, मतलब इसके आप एन मोल्स ले लीजिए। कितने मोल लेने हैं सर? एन मोल्स लेने हैं। तो जब ये पॉलीमर बनाएगा, तो आपको पॉलीमर भी समझ में आना चाहिए किस तरीके से पॉलीमर का डिनोटेशन करते हैं। तो ये बन गया इसका पॉलीमर, ठीक है? ये बन गया इसका पॉलीमर और उसपे क्या लग रहा है? एक H। तो विनाइल क्लोराइड को आपने पॉलीमर बनाया, उसका पॉलीमर बनाया, बहुलक बनाया, तो उसको हमने पॉलीमर बनाया और इस पॉलीमर का नाम क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है? जिसको हम पीवीसी भी कहते हैं, जो तारों वगैरह में कोटिंग की जाती है ना पीवीसी की। तो ऐसा क्वेश्चन भी जीएस में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन-सा इंसुलेटर है ना? कुचालक है। तो इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। पीवीसी उसका एक आंसर बनता है, ठीक? तो पीवीसी क्या है? एक पॉलीमर प्रोडक्ट है ना? एक ऐसा उत्पाद जो बहुलकीकरण से बना है, ठीक? ऐसी स्टाइरीन लेते हैं, स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बनता है और स्टाइरीन गैस का जनरली यूज़ करा जाता है, जो थर्माकोल वाले जो आप देखते हो ना पेपर वगैरह, शीट्स वगैरह जो आती हैं, उसका यूज़ किया जाता है, स्टायरीन का यूज़ किया जाता है उसको बनाने में, ठीक है? जो पॉलीस्टायरीन होती है वही जनरली आपका जो थर्मोकोल वगैरह जिसे आप बेसिकली कहते हो वही वो होता है, ठीक है? तो इट इज़ द पॉलीमराइज़ेशन। तो देखा हमने कि किस तरीके से एल्कीन पॉलीमराइज़ेशन कर रही है। हालाँकि ये एल्कीन नहीं है, विनाइल क्लोराइड है, बट हाँ, एल्कीन का एक सब टाइप इसे कह सकता हूँ, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला कांसेप्ट, इट इज़ डाइन। हिंदी में वैसे डायन वर्ड मुझे मिला गूगल पे बट इट इज़ डाइईन। क्या है ये? डाइईन है। डाइईन का मतलब जहाँ पे देखो, डाई मतलब 2, ईन मतलब डबल बॉन्ड। जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होंगे उसको हम डाइईन कहेंगे, ठीक है? अब डाइईन का अगर मैं देखूँ किस तरीके से आप डाइईन को देख सकते हो। सोचो आप डबल बॉन्ड कैसे-कैसे बना सकते हो? तो सोचते हैं। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, अगर मान लो ये है CH3, मान लो ये है CH, ये है डबल बॉन्ड CH, ठीक है? तो पहली बात सिंगल बॉन्ड ही देखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड देखोगे सर, ये हो जाएगा ईन। इसका नाम अगर मैं लिखूँ सर, ये हो जाएगा ब्यूट 1 ईन। होगा कि नहीं? हाँ जी सर, इसका नाम ब्यूट 1 ईन हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। हाँ जी सर, बिल्कुल सरल सी बात है। चलिए अब बनाते हैं डाइन। तो डाइन कैसे-कैसे हो सकती है? तो पहली जो डाइन है, मैं उसको कह सकता हूँ क्यूमुलेटिव डाइन। मतलब डाइन के प्रकार कहूँ तो 3 तरह की ये देखी जा सकती हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव डाइन, ठीक है? और क्यूमुलेटिव डाइन में जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप होगी, उसे हम कहते हैं एलीन। किसको कहते हैं? समझो। अगर डबल बॉन्ड देखो, डाइईन का मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, कितनी बार? 2 बार, है ना? अगर वो डबल बॉन्ड अगल-बगल वाले कार्बन पे ही है, इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है जुड़ा हुआ। तो ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, मतलब इस कार्बन के इधर भी डबल बॉन्ड रहेगा और इस कार्बन के इस साइड भी डबल बॉन्ड रहेगा। तो इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डाइन। और उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, इसे ही हम एलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलीन। इसका एलीन स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब आप और हायर लेवल पे पढ़ोगे, तो और जो मास्टर्स करके बैठे भी होंगे, वो बच्चे जानते हैं कि हमने एलीन वहाँ पे पढ़ा है, ठीक है? और जनरली हम मानते हैं कि एलीन का एक मॉलिक्यूल ऑन द प्लेन है और एक दूसरा जो है अबव द प्लेन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह में इसको खूब पढ़ाया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसका नाम क्या होगा? सर 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दूँगा, है ना? प्रोप और फिर क्या? डाइईन, है ना? तो प्रोप डाइईन इसका नाम हो जाएगा, सिंपल इसका नेम एलीन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये किसका टाइप बनेगा? ज़रा मुझे बताएँ, ठीक है? मैं यहाँ C बना देता हूँ, डबल बॉन्ड C बना देता हूँ, यहाँ H लगा देता हूँ, चलो, ठीक है? डबल बॉन्ड C बना देता हूँ, यहाँ H लगा देता हूँ और ये CH3। बताओ ये किसका टाइप होगा? बिल्कुल सर, ये क्युमुलेटिव ही है, क्यों? क्योंकि ऐसा कार्बन जिससे दोनों ही डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, है ना? क्युमुलेटिव में है, जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इट इज़ कॉल्ड क्युमुलेटिव डाइन। क्या कहा जाता है सर? इसे क्युमुलेटिव डाइन कहा जाता है, ठीक है? इट इज़ द टाइप नंबर 1। क्या बना सर? ये टाइप नंबर 1 बना। टाइप नंबर 2 देखना, ध्यान से सुनना, इट इज़ कॉल्ड कंजुगेटेड डाइन, ठीक है? कंजुगेटेड डाइन, जिसको हम संयोजन डाइन भी कह सकते हैं। कंजुगेटेड का मतलब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे डाइईन मतलब डबल बॉन्ड एक को छोड़कर एक मौजूद होता है, याद है? इसे हम कंजुगेटेड कहते हैं। कंजुगेटेड का मतलब है जहाँ पे डबल बॉन्ड एक को छोड़कर एक हो। देखो, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड कंजुगेशन। बहुत जगह पढ़ा चुका हूँ, अनुनाद पढ़ाया था, रेजोनेंस पढ़ाया था, उसमें भी आपको
कंजुगेटेड सिस्टम पढ़ाया था। कंजुगेशन का मतलब, संयोजन का मतलब ही होता है कि भाई एक को छोड़कर एक आपके डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो ये पाई बॉन्ड छोड़ा, पाई बॉन्ड फिर छोड़ा, फिर छोड़ा, फिर छोड़ा, इस तरह से चलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट सिस्टम हो जाएगा। याद है कंजुगेट सिस्टम को हम अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी कहते हैं। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर एक, है ना? अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिस्टम भी कह सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर एक। क्लियर? बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है। ठीक? तो कंजुगेटेड डाइन, कंजुगेटेड का मतलब ही है कि भाई एक को छोड़कर एक, जहां डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। डाइन पढ़ रहे हैं इसलिए डबल बॉन्ड एक को छोड़कर एक ही बना रहा हूं। अगर मान लो ट्राईन बोलता, फिर एक सिंगल बॉन्ड होता, उसके बाद डबल बॉन्ड होता। टेट्राइन बोलता कंजुगेटेड वाला, तो फिर एक सिंगल छोड़कर फिर डबल होता। क्लियर? समझ में आया कंजुगेटेड? हाँ जी आया। क्यूमुलेटिव, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, अगल बगल, तू मेरे अगल बगल है तो अगल बगल में डबल बॉन्ड मौजूद होगा। कंजुगेटेड में एक को छोड़कर एक होगा। थर्ड टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोलेटेड डाइन। इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड डाइंग। आइसोलेशन वर्ड कोरोना में बहुत यूज हुआ है। इस आइसोलेटेड या आइसोलेशन का मतलब होता है एक दूर से बहुत दूर दूर, या एक दूसरे से बहुत दूर दूर, बहुत भिन्न भिन्न। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं एक दूसरे से दूर दूर का क्या मतलब है ना? दूरी सही जाए ना, मतलब बहुत दूर दूर ये पहुंच जाएंगे। देखो, सबसे सिंपलेस्ट टाइप मैं सबसे पहले यही लेके चलता हूँ। देखो जरा, क्या अगर आइसोलेटेड पहचानना है तो कंजुगेटेड और क्यूमुलेटिव को पहचानना सीख लो। मैं पूछूं क्या ये डाइन, अच्छा इसका नाम क्या बनेगा? तो इसका नाम बन जाएगा पेंट 1,4 डाइन। देख लेना भाई, पहले और चौथे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लग रहा है, दो डबल बॉन्ड है इसलिए सर ये भी डाइन है। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ जी सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बट क्या सर ये कंजुगेट क्यूमुलेटिव है? क्यूमुलेटिव नहीं है, क्योंकि क्यूमुलेटिव के केस में सर आपने बताया अगल बगल में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या यहाँ अगल बगल में डबल बॉन्ड है? सर नहीं है, मतलब ये क्यूमुलेटिव नहीं है। दूसरा, क्या सर ये कंजुगेटेड है? कंजुगेट होता तो पाई बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड था, सर इसके बाद फिर से पाई बॉन्ड आना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है। मतलब जो ना ही क्यूमुलेटिव हो, ना ही कंजुगेट हो, या फिर कहूं उसके पाई बॉन्ड एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो। क्लियर? तो ना ही क्यूमुलेटिव अगल बगल में हो, ना ही कंजुगेटेड एक को छोड़कर एक हो, बल्कि दूर दूर हो, ऐसे कंडीशन को हम आइसोलेटेड बोलते हैं। आइसोलेट का मतलब इनके बीच में अच्छा खासा बंटवारा हो गया, दूरी हो गई है, ये इससे दूर, ये इससे दूर, और इसके बीच में बनता है बफर जोन, है ना? ऐसे ही होता है जब युद्ध होता है तो उसके बीच में एक बफर जोन बना देते हैं कि यहाँ पे कोई भी हथियार वगैरह नहीं चलाएंगे। खैर, आते हैं वापस से। आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेड डाइन का मतलब है कि भाई जहां पे पाई बॉन्ड ना ही कंजुगेटेड दिखाई दे, ना ही क्यूमुलेटिव दिखाई दे। सिंपल है, बहुत सरल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद डाइन कोई सी भी हो, जौन सा आपका मन कर रहे हैं। चलो मैं ब्यूट 13 डाइन लेता हूँ क्योंकि यही मेरे को आपको पढ़ाना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाना है। ठीक है? तो ब्यूट है, 13 डाइन है। बड़ी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। अगर मैं ब्यूट 13 डाइन की बात करूं, एग्जाम में मे बी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, बताओ ब्यूट 13 डाइन में कितने कार्बन ऐसे हैं जिनका संकरण sp2 है? चलो इसका आंसर मुझे कमेंट में भी कीजिएगा। ठीक है? ब्यूट 13 डाइन लिखेगा और उसके आगे उसके लिखेगा कि sp2 वाले कितने यहाँ पे कार्बन हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और डबल बॉन्ड का याद है संकरण कितना होता है सर? sp2 होता है। और जिन जो भूल चुके हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं जल्दी से एक बार इसको बता देता हूँ। हम जानते हैं कि यहाँ पे CH2 है, मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन है। सर सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है सर, एक पाई बॉन्ड होता है। याद है रूल? क्या सर? हमें जब भी संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो हमें सर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखना होता है। सर यहाँ कार्बन पे एक दो तीन, तीन ही सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन पे सर लोन पेयर नहीं है। 3 + 0 दैट मीन्स ये 3 है, 3 का मतलब संकरण sp2 है, sp2 का मतलब सर ये ट्राइगोनल पेयर होगा। क्लियर? तो बताओ उसमें कितने sp2 होंगे? तो सर जब भी हम डबल बॉन्ड का संकरण निकालते हैं तो जनरली इसका संकरण sp2 ही आता है। ये भी डबल बॉन्ड के साथ मौजूद है तो सर इसका भी sp2 होगा। और नहीं समझ में आया तो उसको भी अलग से निकाल के देख लो। सर इस कार्बन पे यहाँ देखो एक सिग्मा एक पाई है, तो सिग्मा ले लिया, ये सिग्मा ले लिया, ये सिग्मा ले लिया। इस कार्बन पे भी 3 सिग्मा है, कोई भी लोन पेयर असंयोजित युग्म जोड़ा नहीं है। दैट मीन्स 0, 3 + 0 3, 3 का मतलब ये भी sp2 है। तो सर 100% ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं। किसी पे नहीं, कोई सा भी आपको कंपाउंड बना के दे देगा, या फिर हो सकता है उसका सिंपल कॉमन नेम दे दे और कॉमन नेम से बोले बताओ उसके पास कितने sp2 कार्बन है या कितने sp3 कार्बन है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है? तो संकरण निकालना तो आना ही चाहिए। बिल्कुल हमने बेसिक तरीके से सीखा कि कैसे हम संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्लियर है? तो इन बातों को आप समझिए। चलिए, एक साइक्लो कंपाउंड बनाओ, इस पे डबल बॉन्ड लगाओ। अब मुझे बताओ ये कैसा है? कंजुगेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, या क्यूमुलेटिव सिस्टम है?
तो आप कहोगे सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये है पाई बॉन्ड, इसको छोड़कर फिर है पाई बॉन्ड, इसको छोड़कर फिर है पाई बॉन्ड। सर साफ-साफ मुझे कंजुगेटेड दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी सर, यही मुझे चेक करना है। कैसी डाइईन है? सर ये कंजुगेटेड डाइईन है, बहुत सरल सी बात। क्लियर? बहुत सिंपल है और इसका नाम कोई बताएगा? हाँ जी, बिल्कुल बताएगा सर, साइक्लो है, फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट लग जाएगा और फिर इसकी पहली और तीसरी पोज़ीशन पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोब्यूट 1,2,13 डाइईन का नेम बन जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या ये एरोमेटिक है? नहीं सर, ये एंटी एरोमेटिक है। सब पढ़ा चुका हूँ, बस एक रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैसा है सर? एंटी एरोमेटिक है। क्यों एंटी एरोमेटिक है? क्योंकि सर पहली बात ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। उसके साथ-साथ ये sp2 और प्लेनर भी है ना? याद है, सारा फंडा पढ़ा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि सर इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, मतलब इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा सर, वो कैसा होगा? उसको हम एंटी एरोमेटिक कह देंगे सर, बेहिचक एंटी एरोमेटिक कह देंगे। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है सर sp2 प्लेनर है, प्लस सर ये साइक्लिक भी है और ऊपर हमने देख ही लिया कि ये कंजुगेटेड डाइन है। तो आई थिंक अब कंजुगेशन और अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो आपका एंटी एरोमेटिसिटी भी आपको एक बार रिवीजन करा दिया। बट यहाँ जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है क्या? ब्यूट 13 डाइईन के बारे में। तो यहाँ हम प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं? तो प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम ब्यूट 13 डाइईन की, ठीक है? क्योंकि अब ये मैं कहूँ, देखो क्लास जो एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, उनकी इच्छा है। उन अगर नॉलेज लेनी है तो थोड़ा-सा अगर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ ना भी पढ़ें, छोड़ के जा सकते हैं, काम चल जाएगा। ठीक है? तो ख़ैर सबसे पहले मैं आपको प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ डाइईन्स की, ठीक है? तो प्रिपरेशन पढ़ते हैं जिसमें पहला है बाय हीटिंग 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन विद अल्कोहलिक KOH। चलिए 1,4-डाइब्रोमो बनाना है, ब्यूटेन। तो देखो जब भी ना समझ में आए क्या बोल रहा है ना? एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं आएगा कि भाई प्रिपरेशन लिख दो, एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन, है ना? और इससे मैं कहूँ क्वेश्चन एज़ सच इतना बनेगा नहीं, बस ये पढ़ा रहा हूँ कि हाँ, चलो ब्यूट 13 डाइईन की जनरली प्रिपरेशन वगैरह दी रहती है एग्ज़ाम्स में या हमारे ग्रेजुएशन में, तो इसलिए मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू के लिए दे रहा हूँ। बाकी इस टॉपिक को थोड़ा लाइट ले सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा छोड़ के जाओ, लाइट ले लो, अलग बात। ठीक? पहले तो उसका जल्दी से स्ट्रक्चर बनाओ, डाइब्रोमो ब्यूट एन, है ना? तो पहले ब्यूट है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड्स होगा, बहुत सरल बात। इसकी पहली फर्स्ट पोज़ीशन पे, बट हाँ, ये तो सीख सकते हैं ना कैसे केमिकल फ़ॉर्मूला बन रहा है, ठीक है? तो 4 कार्बन है, ब्यूट और एन इन सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसके बाद सर हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी पूरी करना, इस पे 2 ही बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दूँगा सच्चा मित्र, इस पे 2 बॉन्ड तो इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दूँगा, इस पे 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन लगा दूँगा, इस पे भी 2 बॉन्ड मतलब 2 ही हाइड्रोजन लगा दूँगा सर, ये कार्बन की वैलेंसी मैंने पूरी कर दी और मैंने 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन बना दिया। अब इसके बाद मैं डालता हूँ अल्कोहलिक KOH। याद है अल्कोहलिक KOH की प्रॉपर्टी, ये करता है बीटा एलिमिनेशन। सर ये ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, दूसरा वाला बीटा, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सर ये है ग्रुप, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा और कल की क्लास में भी बताया था कि KOH बीटा वाले हाइड्रोजन को उठाता है, जल निकलता है ना? तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ से जल निकल जाएगा और जब भी बीटा एलिमिनेशन होता है, तो सर वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। सर वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, तो सर हमें जो चाहिए था, क्या चाहिए था? ब्यूट 13 डाइईन, ये हमारा बन गया, है ना? ब्यूट 13 डाइईन बन गया, बहुत सिंपल था सर, हमने चुटकी बजाते ही आंसर दे दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाय एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 ब्यूटेन डायोल। चलो भाई ब्यूटेन बोल रहा है मतलब 4 कार्बन, 1,4 मतलब पहली पोज़ीशन और चौथी पोज़ीशन पे OH लगाना है। फिर वही सर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे, अब तो हम बिल्कुल चुटकी बजाते ही कर देंगे, है ना? तो जो प्रैक्टिस के लिए देखा है, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक? इसमें मैं लूँगा कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र H2SO4 लेता हूँ और याद कीजिए सांद्र H2SO4 भी बीटा एलिमिनेशन करता है। ये ऑक्सीजन को पहले प्रोटॉन देता है, OH ग्रुप का प्रोटोनोलाइसिस कराता है, प्रोटॉन मिलते ही ये वाटर एज़ अ लिविंग ग्रुप बन जाता है। फिर ये HSO4 माइनस क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्वियस है इसको हीट भी कर रहे होते हैं। HSO4 माइनस बीटा पोज़ीशन से प्रोटॉन उठाता है और जैसे ही प्रोटॉन बीटा पोज़ीशन से उठाएगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। दोनों ही केस में बीटा एलिमिनेशन वाली कंडीशन लगेगी और जैसे ही सर बीटा एलिमिनेशन होता है, यहाँ से निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जल, इसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। याद कीजिए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन या तो हम एल्युमिनिया की प्रेजेंस में कराते हैं, पढ़ा चुका हूँ, है ना? और या फिर हम कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक? तो CH2 ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2। तो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए सर ब्यूट पहली और तीसरी पोज़ीशन पे हमें डबल बॉन्ड लाना है, डाइईन लाना है, वो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया है। क्लियर? नेक्स्ट है बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ N-ब्यूटेन, ठीक है? नॉर्मल ब्यूटेन है, तो चलो नॉर्मल ब्यूटेन ले लेता हूँ। ये है CH3 और ये है CH2, ये है CH2, ये है CH3, ठीक है? चलिए इसका कैटालाइटिक मैं जो है डिहाइड्रोजिनेशन कराता हूँ।
व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेशन? ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, डिहाइड्रोजीनीकरण क्या होता है, जल्दी से इसको देखते हैं। बस 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा-सा पानी पी लूँ। चलिए। 1 मिनट। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो चलिए एन ब्यूटेन का डिहाइड्रेशन करते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट? देखो डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटाना है। आपको पता है एक हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन से हटाऊंगा, एक इससे हटाऊंगा, उनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। चलो पहले प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट तो हमें यही चाहिए सर। आप इसमें कुछ एज सच स्पेशल तो नहीं बता रहे हो, ठीक है? और मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, मतलब निकाल रहा हूँ 2 हाइड्रोजन, है ना? देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब सर यहाँ से आप 4 हाइड्रोजन निकालना चाह रहे हो, इसलिए हम इसको डिहाइड्रोजिनेशन कह रहे हैं। और डिहाइड्रोजिनेशन, और समझिए ज़रा इस नॉर्मल ब्यूटेन से, जिसको हम एन ब्यूटेन कह रहे हैं, सिंपली ब्यूटेन कह रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन से आप हाइड्रोजन हटा रहे हो। और आप जानते हो सर, जहाँ पे भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, जहाँ पे भी हाइड्रोजन हटता है, उसको हम सर ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन कहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीकरण आप करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, और जहाँ भी हाइड्रोजन का लॉस होगा वहाँ हम ऑक्सीडेशन करेंगे। और बस इस ऑक्सीडेशन से याद रखना है कि यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, जैसे Cr2O3 या फिर एल्यूमिनिया Al2O3। बहुत सरल है याद करना, हार्ड कुछ है ही नहीं, ठीक है? बस इस वाले कार्बन की वैलेंसी 5 आपने बना दी, उसको 4 बना देना, इतना काम कर लेना, ठीक है? तो देखो बहुत सरल है सर, आप डिहाइड्रोजिनेशन की बात कर रहे हो, मतलब हाइड्रोजन को हटाना, डी मतलब हटाना, हाइड्रोजन को हटा रहे हो। तो सर डबल बॉन्ड कैसे आएगा कि एक हाइड्रोजन आपने यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, H2 यहाँ से हट गया और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, एक यहाँ से हटाओ, देखो आपको प्रोडक्ट में भी वही दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब जरा समझो, हाइड्रोजन हटना मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कैसे रिएजेंट चाहिए? तुरंत दिमाग में क्लिक होगा, हाँ हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होंगे। अगर मान लो कंप्लीट द रिएक्शन में, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई आपको रिएक्टेंट दे रखा है ना, और प्रोडक्ट दे रखा है, दैट मीन्स अभिक्रमक और उत्पाद दे रखा है, तो अब कैसे करूंगा? और केवल ये पूछ ले कि क्या रिएजेंट यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो कॉमन सेंस लगाना है कि जो आपका अभिक्रमक और उत्पाद है, उसमें आप देख रहे हो हाइड्रोजन हट रहा है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दिमाग चलाना है कि हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ऐसे रिएजेंट को ढूंढूंगा, ऑप्शन में ऐसे रिएजेंट को ढूंढूंगा जिसका और जिसमें जनरली ऑक्सीजन मौजूद होगा, है ना, ऑक्सीडेशन करने के काम आएंगे। ऐसे करके भी इसको याद रखने की कोशिश की जा सकती है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है पासिंग इथाइल एल्कोहल एंड एसिटल एल्डिहाइड ओवर हीटेड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के ऊपर यदि आप पास करते हो इथाइल एल्कोहल, इथाइल मतलब C2H5 और एल्कोहल मतलब इस पे OH ग्रुप लगा होगा, ठीक है? एंड एसिटल एल्डिहाइड क्या होता है सर? ये CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है। सर यही हमारा एसिटल एल्डिहाइड, या फिर जिसको हम इथेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है? और ये एसिटा ग्रुप से जुड़ा है, तो उसको हम एसिटल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है? और ये आपने क्या लिया है? सर ये आपने इथाइल अल्कोहल लिया है, या इथेन वन ऑल लिया है। एक ही बात है, इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इथाइल ग्रुप है और ये ऑल ग्रुप है, इथाइल अल्कोहल, या ठीक है, इथाइल ऑल भी इसको मैं बेसिकली कह सकता हूँ, ठीक? तो चलिए मैं इसको हीट करता हूँ। हीट करने पे क्या होगा? आप देखोगे यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, एज़ सच इसमें कुछ हार्ड है नहीं। बट हाँ, आप इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट याद कीजिए, क्योंकि आप बना रहे हैं ब्यूट 1,3 डाइन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ब्यूट 1,3 डाइन बन जाएगा, और सर साथ में यहाँ पे जल आप लॉस करा देंगे, ठीक है? तो ये आप करा रहे हो, उसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करा रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दैट मीन्स बेसिकली आपसे कहूँ, यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो, ऐसे करके भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? निर्जलीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलिए साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? सर साइकिल बना दूंगा और साइकिल में 6 कार्बन जोड़ दूंगा, ये बन गया, है ना? बेंजीन नहीं कह रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन कह रहा हूँ। बेंजीन होता तो यहाँ डबल बॉन्ड भी होते, क्लियर? तो साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं बात करूँ, और इसको यदि आप हीट करो नाइक्रोम वायर में, ठीक है? इसे नाइक्रोम वायर में हीट करो, और ये वही नाइक्रोम वायर है जो आपने देखा है पुराने टाइम में जो हीटर वगैरह में नाइक्रोम वायर होती थी, ठीक? तो उसी नाइक्रोम वायर में अगर साइक्लोहेक्सेन को हीट किया जाए, तो यहाँ आपको सर ब्यूट 1,3 डाइन मिल जाएगी। देखो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है, फॉर्मूला होता है सर C6H12, है ना? 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है। और याद कीजिए, ये आइसोमेरिज्म शो करता है रिंग चेन किसके साथ? एल्कीन के साथ, याद है? हाँ जी, बिल्कुल याद है, हमने पढ़ा था, आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था कि एल्कीन के साथ ये आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म सर शो करता है, ठीक है? तो खैर जब मैं यहाँ से
6 कार्बन है, 4 तो ब्यूटीन बना दिया, तो बच कितने गए 2 और 2 आपस में क्या बना देगा एल्कीन बना देगा। क्लियर है? तो इसका जो प्रोडक्ट मिला सर एक तो मिला ब्यूट 1,3 डाइन जो हमें एज सच चाहिए और साथ में क्या मिल जाएगा सर 2 कार्बन है तो इथ डबल बॉन्ड है तो इथीन भी इसका एज सच प्रोडक्ट हो जाएगा। है ना सरल? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण। अब काफी बच्चों के मन में आएगा सर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इसकी बताया नहीं, तो आपको बता देता हूँ सिंपली डायरेक्ट ही लिख लेना इसके आगे कि ब्यूटाडाइन जो होती है गैस होती है। बट ये क्वेश्चन ना हमारे सब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कंपटीशन में रटने वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं कि बताओ ब्यूटाडाइन क्या है, गैस है कि नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, याद है डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि 1 से लेकर जो 4 वाले होते हैं वो गैस होते हैं, तो उससे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। इसलिए एज़ सच क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना? एज़ सच क्वेश्चन नहीं बनते, ये तो फिर मान के चलो आप बीएससी की किताब ही पढ़ रहे हो। हमें तो कंपटीशन लेवल से पढ़ना है, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी देखना है, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका बस एक बार ओवरव्यू कर जाइए। हाँ, कि हमने ओवरव्यू कर लिया है, बेसिक बात हमने जान ली है, ठीक? चलिए जल्दी से हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। किसका कर रहे हैं? सर हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं? तो सर हम ब्यूट 1,3 डाइन की पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं? ब्यूट 1,3 डाइन। ठीक है 1,3 डाई। ठीक है। अच्छा मेरा एक और प्रश्न आपसे है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो हमारी डाइईन है ये 3 तरह की है ना? सर हमारे पास जो डाइईन है ये आपने पढ़ा है 3 तरह की हैं। पहला है क्यूमुलेटिव डाइईन अभी आपने बताया, ठीक है? फिर सर आपने हमारा बताया कि भाई कंजुगेटेड डाइईन है, कंजुगेटेड डाइईन है, ठीक है? इसके बाद आपने हमें बताया कि सर तीसरी जो डाइईन है वो आइसोलेटेड टाइप है। मेरा प्रश्न ये है कि ब्यूट इसने लिखा ना केवल ब्यूटाडाइन, इसने ये नहीं बोला कि ब्यूट 1,3 डाइन है 1,2 डाइन है। इसने केवल लिखा है ब्यूटाडाइन। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो ये ब्यूटाडाइन है, ये कंजुगेटेड, क्यूमुलेटिव और आइसोलेटेड में से कौन-कौन सा डाइईन बना सकती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो जरा अगर केवल आपको मैं बोलूं कि भाई बताओ ब्यूटाडाइन कौन-कौन सा डाइन सिस्टम फॉलो कर सकता है? क्यूमुलेटिव, कंजुगेटेड या आइसोलेटेड? तो आप कहोगे सर ये क्यूमुलेटिव भी फॉलो कर सकता है, ये क्यूमुलेटिव भी फॉलो कर सकता है, ये कंजुगेटेड भी कर सकता है, ये कंजुगेटेड भी कर सकता है, पर सर ये आइसोलेटेड कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा 4 ही तो कार्बन है। या तो पाई बॉन्ड को अगल-बगल वाले कार्बन पर अरेंज कर सकते हो मतलब क्यूमुलेटिव, या फिर एक को छोड़कर एक कर सकते हो कंजुगेटेड। आइसोलेटेड तो कर ही नहीं पाओगे, है ना? या तो ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे होगा या फिर इस वाले पे होगा, यही तो पॉसिबिलिटी कर सकते हो। ऐसे ही ये पाई बॉन्ड अगर इस वाले कार्बन पे आ जाएगा तो सर ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा, इस वाले पे पहुँच गया तो सर ये कंजुगेटेड हो गया। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूछे जाते हैं, बट देखो एग्ज़ामिनर है, माइंडसेट कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ये आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इसका लो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है। बट हमारे टॉपिक में दिया हुआ है डाइईन, मेंशन किया है स्पेशली डाइईन, तो नहीं छोड़ना है भई, क्यों छोड़ना है? जब डाइईन दिया पता चला ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया, है ना? बता दो भाई आपका जो है हेक्सेन 135 आपको दे दिया, हेक्सेन 135 ट्राईन दे दिया। अब बोल देगा बताओ ये कौन-कौन सी डाइईन बना सकता है? क्यूमुलेटिव, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड। तो भाई जब सिलेबस में दिया है तो इग्नोर तो मत करें, है ना? मैं कह रहा हूँ कॉस्ट टू बेनिफिट कम है, बट छोड़ के नहीं जाना, पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ने में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, जोड़ लीजिए। कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, याद है? पीटी-पीटी-एनआई, पीडी-पीटी-एनआई, ठीक? और जब यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण होगा, हाइड्रोजिनेशन होगा, तो ध्यान में रखना एक साइड के डबल बॉन्ड का हम बेसिकली यहाँ हाइड्रोजिनेशन देखते हैं और यही हमारे ऑप्शन में आएगा और इस तरह के प्रश्न हम गलत कई बार कर देते हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं, वो पॉसिबली दोनों ही बन सकते हैं। दोनों कौन से? तो देखो, है क्या कि अगर ये वाले पाई बॉन्ड का रिडक्शन होता है, तो ये वाले पाई बॉन्ड का होगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले मैं प्रोडक्ट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? CH3 ये हो जाएगा CH2 फिर ये आगे है CH डबल बॉन्ड CH। मैं कह रहा हूँ इस वाले पाई बॉन्ड का आपने हाइड्रोजनेशन करा दिया, तो आपका प्रोडक्ट ये हो जाएगा क्योंकि इस साल वाले पाई बॉन्ड का, इस साइड वाले पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण आप नहीं करा पाएँगे। या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जब हाइड्रोजनेशन कराओगे, तो एक पाई बॉन्ड का हो जाएगा और दूसरा पाई बॉन्ड रीअरेंज हो जाएगा। क्लियर? तो आपको जो प्रोडक्ट है वो 2 तरीके के देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा ब्यूट 2 डाईन और सर एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ब्यूट 1 डाईन। क्लियर है? और सिंपल क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि भाई अगर मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन करता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन भी तो कहते हैं भाई, अभी पढ़ा था डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को हटाना, और हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन को जोड़ना। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब हम ब्यूट 1,3 डाइन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट है वो किस तरह का आइसोमर शो करता है, और याद कीजिए किस तरह का आइसोमर है,
सर ये पोजिशनल आइसोमर है, याद है? इट इज़ द पोजिशनल आइसोमर। क्यों है पोजिशनल आइसोमर? क्योंकि सर ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये 1 पोज़ीशन पे भी है और ये 2 पोज़ीशन पे भी है, तो पाई बॉन्ड की पोज़ीशन में चेंज देखने को मिला है, तो सर ये पोजिशनल आइसोमर का टाइप है। तो प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बोलेगा कंप्लीट कर दो, कंप्लीट तो आप लगभग-लगभग कर ही दोगे और क्वेश्चन आ सकता है सच भी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक? बट जो मेजर क्वेश्चन है वो इसी तरीके का बनेगा कि आपसे ब्यूटाडाइन में ऐड करा देगा आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, ब्यूट 1 इन भी और ब्यूट 2 इन भी, ठीक है? चलिए, अच्छा ये डाइन क्यों लिख दिया मैंने? ये ब्यूट 2 इन होगा ना भई, डबल बॉन्ड तो एक ही है, ऐसे ब्यूट 1 इन होगा ना, डाइन काहे लगवा दिया, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन का एडिशन भी कुछ हमें एज़ सच ऐसा ही देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? तो ये चीज़ अब यहाँ से हमें याद होना शुरू हो जाएँगी कि सर जो हैलोजन वगैरह है, ठीक है? या हैलोजिनेशन आप जो करा रहे हो, एडिशन ऑफ हैलोजन को हम हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। और सिंपल है, आपने पढ़ा था सर ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है, उसमें एडिशन रिएक्शन जो होती है उसमें केवल ऐड होता है, कुछ भी लीव आउट नहीं होता है। तो सेम जैसे हाइड्रोजनेशन में एक ही डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजनेशन हो रहा था, ऐसे ही हैलोजिनेशन में एक ही डबल बॉन्ड पे जनरली हमें हैलोजिनेशन देखने को मिलता है। क्लियर? या फिर एक प्रोडक्ट तो ये 1,2 वाला मिल जाएगा, नाम बताओ उसका? सर इसका हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो, है ना? 1,2 डाइब्रोमो, अच्छा 1,2 डाइब्रोमो होगा या 3,4 होगा? चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3-4 होगा या 1-2 होगा? क्यों? सर ऐसा क्यों? ये 3-4 क्यों कर दिया? याद कीजिए डबल बॉन्ड इसकी प्रायोरिटी हैलोजन से ज़्यादा होती है, पढ़ा चुका हूँ। 1, 2, 3, 4 याद है? तो बेटा जी इसीलिए जो आपका अ, आप नंबरिंग करेंगे वो एल्कीन डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे, उसके हिसाब से जो ब्रोमीन है ये 3rd और 4th पोज़ीशन पे आएगा, तो जगह 3-4 डाइब्रोमो, है ना? ब्यूट है, तो इसकी पहली पोज़ीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, बहुत सिंपल सी नेमिंग है। इसीलिए कह रहा हूँ आईयूपीएससी शुरू से पढ़ना शुरू करो। आईयूपीएससी के साथ-साथ एक होमवर्क भी दिया था कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन्स लगा लेना नेमिंग वाले, ठीक है? या फिर इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा सेम जैसे वहाँ पे याद है, अभी जस्ट पढ़ा था कि या तो डबल बॉन्ड आपका सेकंड पोज़ीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों ही पॉसिबल प्रोडक्ट मिल जाएँगे, क्लियर? और इसका नेम क्या बन जाएगा? अब तो नेमिंग कहीं से भी कर लो, दोनों साइड से बराबर नंबर पे आएगा, तो नाम हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमो, ठीक है? 1,4 डाइब्रोमो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। अब वही क्वेश्चन, इनका प्रोडक्ट कैसा बन रहा है? सर इनका प्रोडक्ट देखो डबल बॉन्ड की बस पोज़ीशन चेंज हो रही है और ब्रोमीन की पोज़ीशन चेंज हो रही है, तो कह सकता हूँ सर ये पोज़िशनल आइसोमर है। आइसोमर क्यों है? क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ हैलोजन। क्लियर है? तो दोनों पोज़िशनल आइसोमर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलो एसिड याद है? हैलो एसिड हैलोजन पे H पे एक एसिड आपका हैलोजन लगा हो, ठीक है? तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनना है। इतनी बात तो हमें अब सर समझ में आने लग गई है। क्या? कि जब भी आप कोई भी ग्रुप जोड़ रहे हो तो उसको जोड़ने का तरीका बहुत सरल है। हाँ, बट एक रूल लगाना मत भूलना, हैलो एसिड जब भी जोड़ोगे डबल बॉन्ड पे याद है जब तक केवल हीट का साइन लिखा रहता है, तो कौन-सा रूल लगाते हैं? सर मार्कोव-विनिकोव रूल लगाते हैं। बस रूल लगाना ना भूलना, ठीक है? रूल लगाना ना भूलना कि डबल बॉन्ड पे जब भी हैलो एसिड को जोड़ा जाता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मुझे लगता है 2-3 बार तो मैं अब तक रिकैप कर आ चुका हूँ इस चीज़ को, इस टॉपिक को, ठीक है? तो डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो ये डबल बॉन्ड है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो इस H को तो मैं यहाँ जोड़ूँगा और बची वाली पोज़ीशन पे कौन आ जाएगा सर? उसका एडेंडम आ जाएगा जो Br है। Br कहाँ आएगा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहाँ आता है हैलोजन और हाइड्रोजन वहाँ आता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। कब? जब हीट का साइन लिखा हो। अगर पेरोक्साइड लिख दूँ, तो सर ये उल्टा हो जाएगा, एंटी मार्कोव-विनिकोव खारा इफेक्ट हो जाएगा। पढ़ा चुका हूँ ना? हाँ जी सर, बहुत बार आपने पढ़ा है। ठीक है? तो अच्छा यहाँ H की जोड़ रहे हो सर, यहाँ तो आप CH3 जोड़ेंगे ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है? इस वाले पे आप Br जोड़ दीजिए और सेम एक ही पोज़ीशन का जनरली हम हैलोजिनेशन या मैं बोलूँ हैलो एसिड का जुड़ता हुआ देख सकते हैं। नाम बताएँ? तो सर इधर से नंबरिंग करूँगा 1, 2, 3, 4 तो ये 3 पोज़ीशन पे आ रहा है, नाम हो जाएगा सर 3 ब्रोमो, ठीक है? ब्यूट 1 इन, ठीक है? तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है सर। या फिर याद कीजिए इसके अलावा क्या प्रोडक्ट मिल सकता है कि सर यहाँ CH3 बस ये डबल बॉन्ड सर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो Br है सर वो ऑब्वियस है लास्ट पोज़ीशन पे आ जाएगा। क्लियर? करके देख लो, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये Br यहाँ। 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इसका नाम बता दो, सर इसका नेम तो मैं इधर से करूँगा, क्यों? क्योंकि इधर से भी डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आएगा, इधर से भी सेकंड नंबर पे आएगा, किस साइड से भी करो। बट इस साइड से करने में बेनिफिट ये है कि यहाँ से हैलोजन भी पहले नंबर पे आ रहा है, तो मेन प्रायोरिटी यहीं से बैठेगी। अब नेम बता दो सर इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो, है ना? ब्यूट याद है?
क्या 2 इन। दोनों कैसे हैं सर? पोजिशनल आइसोमर्स है, सिंपल सी बात, सरल सी बात। आगे बढ़ते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ब्यूटाडाइन। और मैंने जिनसे कहा स्किप कर दो, तो बेटा जी मुझे लगता है मैं बताना भूल गया कि अभी डील सेल्टर रिएक्शन आएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पढ़ के ही जानी है। डील सेल्टर रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका ब्यूटाडाइन है, सर ये क्या बना दिया, ये मैंने कुछ नहीं बनाया, जो आपका ये है ना ब्यूटाडाइन, इसी को बस मैंने देखो ऐसे करके बना दिया। ये है CH2, है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड है सर, एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, तो ये सर क्या है, ये ब्यूटा क्या है, ब्यूट 1,3 डाइन है या ब्यूटाडाइन। क्लियर? इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ऐसे डबल बॉन्ड से। अब एक चीज ध्यान में रखना, इसको हम कहते हैं, जहां डबल बॉन्ड है इसको हम कहते हैं डाइईन। क्या कहते हैं सर? डाइईन। कौन सी नई बात है सर, दिख रहा है 2 डबल बॉन्ड है। और इसको हम कहते हैं डाइइनोफाइल। क्या कहते हैं? डाइइनोफाइल। फाइल मतलब लविंग होता है, किससे? डाइईन से, मतलब डाइईन से लव करता है, मतलब उसके साथ अट्रैक्ट होना चाहता है। ठीक? तो ये पाई के 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो बेटा ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करेंगे और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कंसेंट्रिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कंसेंट्रिक का मतलब है साइकिल में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन साइकिल में शिफ्ट होते रहेंगे। किस तरीके से? ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। अब जब आप एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो आपको पता है पाई के 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, अगले 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है? और आपको पता है जब इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब साइकिल में, है ना, साइकिल में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है, तो कंसेंट्रिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी से कहा जा सकता है, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी से कहा जा सकता है। और मे बी जब हमारे सिलेबस में डील्स एल्डर या ब्यूटाइन की बात करी गई है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई कंसेंट्रिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस रिएक्शन में देखने को मिलता है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी ये बात देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ शिफ्ट करे, तो यहाँ देखो बॉन्ड बन गया, यहाँ देखो बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। अब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, देखो इन कार्बन के बीच में, तो यहाँ आपने बना दिया। अब सर ये बॉन्ड कैसे बनाया, तो देख लो, ये पाई 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ बॉन्ड बना रहा है। आपको पता है पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक नया बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये कार्बन और यहाँ कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया, ऐसे ही इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया। और ये वाला पाई बॉन्ड सर आपने साफ साफ एरो से दिखाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। काफी बार समझा चुका हूँ। क्लियर? नेम क्या बना सर? नेम बना साइक्लोहेक्सीन। क्या नेम बना सर? साइक्लोहेक्सीन इसका नेम बना। तो डील सेल्टर रिएक्शन क्या है, जिसमें एक डाइईन है ना सर, इस रिएक्शन में एक डाइईन इंटरैक्ट करता है डाइइनोफाइल के साथ। ठीक है? डाइईन इंटरैक्ट विद डाइइनोफाइल। क्लियर? चलो एक और उदाहरण के तौर पर, ठीक है, CHO ग्रुप दे देता हूँ। अब क्या होगा सर? वही सेम कंसेंट्रिक शिफ्ट करना है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ जाएगा। बस कंसेंट्रिक शिफ्ट बनाना है और कार्बन को आपस में जोड़ना है। कैसे जुड़ा है सर? बहुत सरल है। यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सर यहाँ 4 कार्बन है। यहाँ कितने हैं? 2 कार्बन है, तो उसको 5 और 6 नंबर दे देता हूँ। तो बस यही आपको करना है कि सर कार्बन को नंबरिंग कर लो, जिससे हमारा आसान हो जाए। तो देखो सर 1 वाला 2 से जुड़ रहा है, 2 वाला 3 से जुड़ रहा है, 3 वाला 4 से जुड़ रहा है। 1 वाले ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन 6 को दिए हैं, मतलब ये सर 6 कार्बन हो गया। 5 वाले ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन 4 वाले कार्बन को दिए हैं, तो सर 100% ये 5 होगा। और 5 वाले पे एक CHO ग्रुप लगा है, तो सर मैं यहाँ लगा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। सर इसके बाद 3 और 4 के बीच में जो पाई बॉन्ड था, वो शिफ्ट होकर 2 और 3 के बीच में चला गया, तो बना दो, क्या दिक्कत आई। ठीक है? और उसका नाम बता दो क्या होगा। ठीक है? नाम बता दो, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हेक्स, है ना? इसको अब कार्बन नंबर 1 ये तो मैंने जोड़ने के लिए दिए कार्बन को नंबरिंग, बट अब ग्रुप के वाइज नेमिंग करते हैं या नंबरिंग करते हैं। तो ग्रुप वाइज नंबरिंग करते हैं, तो आप सभी को पता है CHO ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इस कार्बन को 1 दूंगा, इस कार्बन को 2 दूंगा, इस कार्बन को 3 दूंगा। तो थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 3 इन। ठीक है? और 1 पे क्या है? एल्डिहाइड है ना, 1 एल्डिहाइड, या इसको फॉर्मल एल्डिहाइड भी लिख सकता हूँ। CHO को हम फॉर्मल एल्डिहाइड कह सकते हैं ना, तो 1 फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। क्लियर? बहुत सरल है। ठीक? 3 पे इन है। ठीक? तो समझ में आया क्या है हमारा डाइन और क्या है हमारा डाइनोफाइल। क्लियर? बट बट अगर मैं ब्यूटाडाइन ऐसी वाली ले लूं, तब सर ये भी तो ब्यूटाडाइन ही है। अभी तक आप ब्यूटाडाइन ऐसी वाली ले रहे थे, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ये आपने ब्यूटाडाइन अभी तक ऐसे ली, जब आप इस ब्यूटाडाइन की डाइन की रिएक्शन डाइनोफाइल से करा रहे थे, तो बड़े ही प्यार से कंसेंट्रिक शिफ्ट हो रहा था। बट जब आप ऐसी वाली डाइन ले लोगे,
तो सर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो करेगा, बट इस पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ये कार्बन बहुत दूर हो जाएगा, तो यहाँ पे कंसेंट्रिक शिफ्ट नहीं होगा। नो कंसेंट्रिक शिफ्ट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रिक शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड अपोजिट साइड में चले गए। मतलब ये सर एल्कीन ऐसी है, एल्कीन ऐसी है, और जब भी ऐसी एल्कीन नजर आए, ऐसी वाली डाइईन नजर आए, तो सर ये पाई और ये पाई एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट वाले को सर हम ई कहते हैं। याद है? अपोजिट वाले को सर हम ई कहते हैं। तो हमारे पास कभी भी ई वाली डाइईन नहीं होनी चाहिए। ई वाली याद है, इसको ट्रांस भी कह सकता हूँ। ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, है ना? पर ट्रांस से बढ़िया हम इसको ई कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइड है। क्लियर? और तो हमारी डाइन होनी कैसे चाहिए? सर हमारी डाइन इस तरह की होनी चाहिए। मतलब दोनों ही पाई बॉन्ड सेम साइड में होने चाहिए। सेम साइड का मतलब जेड, याद है जेड, ज्यूसमन, तो जेड डाइन हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर है? तो ई डाइन कभी भी यहाँ पे नो कंसेंट्रिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंसेंट्रिक मतलब गोल-गोल इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमा पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड अपोजिट साइड में चला गया, विपरीत दिशा में चला गया। तो नो कंसेंट्रिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन का कोई भी कंसेंट्रिक शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा सर। क्लियर? तो इसीलिए ध्यान में रखना है, जो हमारे पास सर जेड डाइईन है ना? जेड डाइईन है, यही हमेशा क्या कराएगा? कंसेंट्रिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगा, है ना? कंसेंट्रिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको सिस्डाइन लिख दूं? हाँ जी सर लिख दो, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कंसेंट्रिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगा। दैट मीन्स जहां पे कंसेंट्रिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, मतलब वहां पे सर डील्स एल्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, डील्स एल्डर रिएक्शन हो जाएगी। बहुत सरल सी बात है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दो सर, दे दो, हमारा क्या है, हम तो करेंगे ही नहीं, है ना? चलो खैर, ये देखो और ये देखो। ठीक है, अब बताओ, क्या यहाँ पे आपको कैसी वाली एल्कीन दिख रही है? ठीक है, कैसी वाली एल्कीन दिख रही है? अच्छा, इसको ऐसे ना देके मैं ऐसे देता हूँ, ठीक है? ऐसे ना देके ना, इसको ऐसे दे देता हूँ, तो शायद आप इसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, ये ट्रांस बनानी है तो ऐसे बना देता हूँ, और फिर ये ऐसे बना देता हूँ। चलो, अब बताओ, क्या यहाँ पे डील-सेलर रिएक्शन पॉसिबल है? तो क्या देखना है सर? क्या ये सेम साइड है, अपोजिट साइड है? सर देखो, ये वाली पाई बॉन्ड इस साइड है, नीचे की साइड है, और ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर की साइड है ना? ऐसे देखो, ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है, मतलब ये कैसा है सर? अपोजिट साइड। अपोजिट का मतलब ये ई डाइन है ना? ई डाइन है, या फिर सर ये ट्रांस डाइन डाइन है ना? और जब भी ई डाइन और ट्रांस डाइन होगी, तो ये कभी भी डाइइनोफाइल से रिएक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स डील सेलर रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सरल सी बात है। क्लियर? चलो, आई थिंक इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ें। आगे जो आज मैं आपको लास्ट कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, ये है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? जल्दी से मैं बनाता हूँ, और मुझे कमेंट में जब तक लिख के बताएँगे बच्चे जिन्होंने सुना हो कि आइसोप्रीन का कहाँ यूज़ होता है? आइसोप्रीन का कहाँ यूज़ होता है? चलिए, ये होता है आइसोप्रीन, ये होता है आइसोप्रीन, ठीक है? आइसोप्रीन, इसका मुझे आईयूपीएसी बताएँ, तो सर आप कहोगे इसकी 2 पोज़ीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल इसका, और 4 है कार्बन, तो ब्यूट हो जाएगा, और पहली और तीसरी पोज़ीशन पे डाईन है। मतलब सर ये भी डाईन का ही एग्ज़ाम्पल हो गया। तो आइसोप्रीन क्या है? सर इट इज़ अ डाईन। क्या है ये? एक डाईन है, जो कि नेचुरल रबर, जो आपकी प्राकृतिक रबर है ना, वो प्राकृतिक रबर बनाने के काम आता है। कौन? आइसोप्रीन। ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस नेचुरल रबर से आजकल क्या करे जा रहे हैं? जो प्लास्टिक पेंट आते हैं ना, पेंट्स, ये पेंट्स वगैरह बनाने के काम भी आता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये काफ़ी बार जनरल साइंस में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि आइसोप्रीन क्या होती है, ठीक है? ये मोनोमर होता है, मोनोमर होता है। किसका? ये मोनोमर होता है नेचुरल रबर का सर, प्राकृतिक जो रबर मिल रही है, उसका ये मोनोमर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जनरल साइंस में पूछा जा चुका है। आपके एग्जाम में भी ये बोल दे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे दे, और हो सकता है अलग-अलग कंपाउंड आपको दे दे, उसमें एक आइसोप्रीन भी हो, क्योंकि बहुत कॉमनली पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताओ मैच द फॉलोइंग में दे देता है, एक साइड देता है आपको नाम और दूसरी साइड देता है उसके स्ट्रक्चर और बोलता है मैच कर दो उसको, है ना? तो आइसोप्रीन दिमाग में रखना है, कॉमन नेम, और वैसे भी पॉलीमर चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो ध्यान रखना पॉली आइसोप्रीन को ही हम नेचुरल रबर कहते हैं, ठीक? ऐसे ही नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन, नियोप्रीन, इस नियोप्रीन का यूज़ करा जाता है सिंथेटिक रबड़ बनाने में, है ना? सिंथेटिक मतलब मानव जात द्वारा जो जनित होती है, ठीक है? सिंथेटिक रबड़ इसे कह सकता हूँ, ठीक? अच्छा, कोई मुझे बताएगा नेचुरल रबड़ को, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है, नेचुरल रबड़ जो कि बहुत सॉफ्ट होती है,
इसको हार्ड बनाने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी बार, और ये साइंस के एग्ज़ाम से तो पूछा जा चुका है, प्लस जनरल साइंस में भी, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि भाई क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि नेचुरल रबड़ को अगर थोड़ा हार्ड बनाना है, तो उसमें क्या चीज़ ऐड करी जाती है? ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना है, सल्फर ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? सल्फर ऐड किया जाता है हार्ड बनाने के लिए, ठीक है? और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। इट इज़ कॉल्ड वल्कनाइजेशन, ठीक है? और अब तो ख़ैर क्लास 12 से चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, बट हाँ, जो हमारे थोड़े पुराने बच्चे हैं, वो ज़रूर एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि हाँ, पॉलीमर वगैरह हमारे सिलेबस में था, वहाँ पे वल्कनाइजेशन वगैरह इस सब के बारे में बताया जाता है कि भई हमारी जो रबड़ होती है, वो सॉफ्ट होती है। उसी सॉफ्ट रबड़ में एस फॉर सॉफ्ट, एस फॉर उसमें सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है, और एडिंग ऑफ सल्फर इन अ रबड़ व्हिच इज़ सॉफ्ट टू मेक इट हार्ड इज़ कॉल्ड वल्कनाइजेशन, ठीक है? वल्कनाइजेशन, और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए यही होमवर्क है कि वल्कनाइजेशन की हिंदी ज़रूर देखिएगा। अंग्रेजी में तो समझ में ही आ गया कि रबड़ सॉफ्ट होती है, हार्ड बनानी है, उसको कठोर बनाना है, तो उसमें सल्फर ऐड कर दिया जाता है। उसको हम वल्कनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में ज़रूर देखिएगा। क्लियर है? तो एक कॉमन कांसेप्ट है, ये हमारा डाइन भी कंप्लीट हो गया। तो हमने बच्चों, ठीक है? हमने हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं आपसे चर्चा करूँ, हाइड्रोकार्बन्स में हमारे बेसिकली 3 ही टॉपिक बनते हैं, है ना? बेसिक 3 ही टॉपिक हैं, जिसमें हमने एल्कीन्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? एल्कीन्स एल्केन्स प्रॉपर्टी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बच रहा है एल्काइन्स। अगली 2 क्लास में मैं आपको एल्काइन्स भी पूरा फिनिश करा दूँगा, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जीओसी हमने कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया। एग्ज़ाम में अभी लंबा समय है, बट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम 19 नवंबर को है। 2 महीने से भी कम टाइम हो गया, 59 डेज़ से भी कम का समय है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए जीएस का पोर्शन आपको अवेलेबल है। जीएस में आपको अब तक पॉलिटी पढ़ा दिया गया है, ठीक है? उसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया है। ठीक, बट वो थ्योरी पोर्शन ही था, मैंने कहा था एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए, तो मिनिमम उसमें 200 लाइक का टारगेट आपको दिया, 200 लाइक आता है, तो मैं एमसीक्यू सीरीज़ भी लेके आऊँगा, और जितनी जल्दी आप ये टारगेट कंप्लीट करवाएँगे, तो उतनी जल्दी मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन तो हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में आपने देखा होगा ईओ, एओ जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका एआरओ, आरओ वाला एग्ज़ाम है, उन सभी में बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। बट मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एमसीक्यू सीरीज़ लेके आऊँ, तो मिनिमम 200 लाइक्स का आपको टारगेट दिया है। ये लाइक का टारगेट क्यों दिया है, रीज़न समझिए। भाई ऑब्वियस बात है, 1 मिनट दीजिएगा भाई, ये बैक क्यों हो गया? चलो ख़ैर मैं इसी पे बात को जल्दी समझाता हूँ। 200 लाइक का टारगेट इसलिए दिया है ताकि ऑब्वियस बात है भई पढ़ा रहे हैं, मोटिवेशन मिले, और 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी लाता हूँ, तो उसमें कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता है क्वेश्चन को टाइप करने में, ठीक है? तो इसीलिए बाकी मैं क्लासरूम कोर्स के बारे में बात कर चुका हूँ, हर वीडियो में बात करता हूँ, तो आप चाहे तो हमारे क्लासरूम कोर्स को जॉइन कर सकते हो, मात्र ₹99 में, ₹299 में हमारे बैच हैं, आप उनको जो है जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, अगर आपका कोई डाउट है, तो आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं।